आपने जिक्र किया कि बच्चों को जो शिक्षा दे रही हो और राजनीति में उनको आगे लाने की भी कवायद कर रही हो। जब तक बहरौड़ की राजनीति की बात करें, उनकी राजनीति के पन्नों को पलटें, तो बहरौड़ विधानसभा से कोई महिला विधायक नजर नहीं आती। क्या लगता है आपको कि अब की बार बहरौड़ विधानसभा में महिला विधायक होगी? क्या दावा है आपका? महिला प्रत्याशी के रूप में खास तौर से बहरौड़ विधानसभा में उतारना बीजेपी के लिए क्या चुनौती नहीं होगी? क्या भ्रष्टाचार के सबूत है क्या विधायक के खिलाफ? सबूत तो कोर्ट निर्णय करेगा कि क्या एविडेंस मिले हैं। लेकिन हाल ही में एक मुद्दा उठा था शिक्षा के क्षेत्र में कि जिन सरकारी स्कूलों में बैट और बल्ले बांटे गए वो 9.5 लाख रुपए के बांटे गए। 9.5 लाख रुपए का इवन वहां पे बिल है। लेकिन स्टूडेंट्स का और वहां के कर्मचारियों का या गांव वालों का कहना था कि हमारे स्कूल में मुश्किल से 50, 60, 70 हजार रुपए तक का सामान आया है और जो आया है वो भी चोरी हो गया है। भी अपने इसी टशन को पूरा करने के लिए लगातार मर्डर कर रहे हैं। कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, चाहे वो बहरौड़ विधायक, निर्दलीय विधायक बलजीत यादव जी हो, बानसूर से शकुंतला रावत जी हो, कोटपुतली से राजेंद्र यादव जी हो, विराटनगर से हमारे गुजर साहब हो, इन सब ने मिलकर अपने आप को एक लाभ के दृष्टिकोण से कोटपुतली को चुना। ये आरोप करती है कि बीजेपी के जो बहरौड़ के जो नेता हैं उनमें एकजुटता नजर नहीं आती। तमाम नेता एक दूसरे के विपक्ष में खड़े रहते। राजस्थान की राजनीति में बहरौड़ की राजनीति का यदि नाम नहीं लिया जाए तो राजनीति का रोमांच खत्म हो जाता है। और इसी बीच हमारे साथ में बहरौड़ विधानसभा से डॉक्टर नीलम यादव रूबरू हैं। उनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के अब की बार पार्टी चुनाव लड़ेगी और क्या मुद्दे रहेंगे, क्या जनता के भरोसों के ऊपर वो कायम रह पाएंगे या नहीं, या फिर विश्वास दिलाने का भरोसा ही देते रहेंगे। मैम, आपका वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद विक्रांत जी। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे, आप शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है, आप कॉलेज संचालित कर रही हैं, प्राचार्य के पद के ऊपर हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, फिर राजनीति में आने की क्या वजह है? आपको एजुकेशन में रही, राजनीति में क्या नजर आ रहा है आपको? विक्रांत जी, मैं 2004 से बहरौड़ में शिक्षण संस्थान चला रही हूँ। श्रीमती नारायणी देवी महिला महाविद्यालय के क्षेत्र में एक पहचान है और आज मेरे संस्थान की जो बेटियां हैं वो इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करके मेरा प्रभाव छोड़ रही है। मैंने जो शिक्षा में दिया, जो सामाजिक क्षेत्र में दिया, उसी में काम करते करते मैं 2014 में सक्रिय रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी। मोदी जी का लाल किले की प्राचीर पे पहला आह्वान था कि मेरे राष्ट्र की युवा शक्ति को राष्ट्र के लिए आगे बढ़ना है। दूसरी बात उन्होंने कही, मेरे देश की आधी आबादी का हिस्सा महिलाएं हैं और महिलाएं जब तक सशक्त और मजबूत नहीं होंगी, भारत देश उन्नति और प्रगति नहीं कर सकता। हम जैसे शिक्षित लोग अगर आज राजनीति के प्लेटफॉर्म पर हैं, तो वो इसलिए हैं कि इस भारत देश को पुनः विश्व गुरु बनाना है। मोदी जी की ताकत बनके हमें क्षेत्र में ईमानदारी से, मजबूती से, साफ सुथरी छवि के साथ एक स्वच्छ राजनीति करने के लिए सुचिता की राजनीति करनी है। अभी जैसे आपने जिक्र किया कि बच्चों को जो शिक्षा दे रही हो और राजनीति में उनको आगे लाने की भी कवायद कर रही हो। जब तक बहरौड़ की राजनीति की बात करें, उनकी राजनीति के पन्नों को पलटें, तो बहरौड़ विधानसभा से कोई महिला विधायक नजर नहीं आती। क्या लगता है आपको कि अब की बार बहरौड़ विधानसभा में महिला विधायक होगी? क्या दावा है आपका? अ, पहली बात तो ये है कि पंचायती राज में आज महिलाओं का आरक्षण निर्धारित है और जो महिलाएं योग्यता और क्षमता रखती हैं, वो आज विभिन्न पदों पर है। अगर मैं मेरे संस्थान की बात करूं, तो मेरे यहाँ से पूर्व में मेरी बच्ची यहाँ से चेयरमैन रही। मेरी कई बच्चियां सरपंच के पद पर हैं, कई पंचायत समिति सदस्य हैं, कई पार्षद हैं। तो जहाँ जो स्थान है और जब अवसर मिलता है तो वो निर्धारित होता है। दूसरी बात, आज मैं ये नहीं कह रही मेरी बच्चियां राजनीति, मैं आपको ये कह रही हूँ कि बच्चियों में जब प्रतिभा होती है, महिला शक्ति में जब प्रतिभा होती है, नारी शक्ति में, बेटी में जब प्रतिभा होती है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। आज हमारे यहीं की, मेरे इंस्टीट्यूट की बच्चियां आरएएस भी हैं, आईएएस भी हैं, हमारे यहाँ पे डॉक्टर इंजीनियर भी हमारी बच्चियां बनी हैं, फर्स्ट ग्रेड की लेक्चरर भी हैं और स्कूल लेक्चरर भी हैं, टीचर भी हैं, सीआरपीएफ में भी हैं, दिल्ली पुलिस में भी हैं, राजस्थान पुलिस में भी हैं। दूसरा सवाल आपका कि बहरौड़ में महिला,
आज से पूर्व बहरोड में भाजपा में किसी महिला ने दावेदारी नहीं की थी। और रही बात, जब किसी का संयोग होता है तो ईश्वर निश्चित रूप से उसे आगे बढ़ा देता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको हक और अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी और टिकट मांगने का भी। अब ये निर्णय तो जनता करेगी कि उसे वोट किसको देना है, और ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी और हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा कि उन्हें हमें कैसे आगे बढ़ाना है और किस तरह से अवसर देना है। हम पिछले चुनाव की भी बात करें कि अलवर विधानसभा में 11 विधानसभाओं में कहीं महिला प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा। अब की बार क्या लगता है कि बीजेपी इस तरह से भी दांव खेल सकती है क्या? अ, अलवर की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहती हूँ कि अलवर लोकसभा क्षेत्र से सुनीता मीणा जी को टिकट दिया गया था। भाजपा से ही टिकट दिया गया था। और निश्चित रूप से इस बार भी जिस तरह से पार्टी काम कर रही है, अगर मैं गुजरात चुनाव की बात करूँ, तो युवाओं को और महिलाओं को, और अभी 2 स्टेट में मध्य प्रदेश और झारखंड में भी टिकट जारी हुई है। वहाँ महिलाओं को अवसर दिया गया है, समाज के विकास के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ा रही है। आज संगठन में महिलाओं के लिए स्थान सुनिश्चित है। हर संगठन में जो पद महिला के लिए है, वो पद महिला को ही दिया जा रहा है। इसीलिए मैं प्रत्याशी से या मैं टिकट की दावेदारी से पहले मैं भाजपा की जिला उपाध्यक्ष हूँ। हम ये तमाम पद तो महिलाओं को प्राप्त होते रहते हैं। बात तमाम मुद्दों की जो महिला प्रत्याशी के रूप में खास तौर से बहरोड विधानसभा में उतारना बीजेपी के लिए क्या चुनौती नहीं होगी क्या? चुनौतियाँ किस क्षेत्र में नहीं है? जिस तरह से बहरोड में अपराध, विकास की बजाय अपराध का जो ग्राफ है वो एक स्तर से ऊपर जाता रहा आपके लिए, और खास तौर से बीजेपी पार्टी के लिए उन चुनौतियों को पार करना, अपराध के ग्राफ को कम करना, वो चुनौती नहीं रहेगी क्या आपके लिए? मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि बहरोड में आज की वर्तमान स्थितियों में युवाओं में नशा चरम पर है और रिकॉर्डेड अपराध में हमारा बहरोड क्षेत्र नंबर 1 की स्थिति पे है। अब इन दोनों ही चीजों पर नियंत्रण करने के लिए राजनीति में साफ सुथरे व्यक्ति का, पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति का और इन चीजों को कंट्रोल करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। कंट्रोल वो ही व्यक्ति कर पाएगा जो निश्चित रूप से समाज से जुड़ा हुआ होगा, जो ग्रास रूट पर काम कर रहा होगा और जिसकी डिसीजन पावर स्ट्रांग होगी, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में काम करेगा। वो व्यक्ति निश्चित रूप से यहाँ अपराध पे भी कंट्रोल करेगा, युवाओं के नशे को भी रोकेगा और भारतीय जनता पार्टी की इसी नीति के तहत वो आगे भी बढ़ेगा। आप कह रहे हो कि कंट्रोल करेगा, तो आप बताए तो सही कैसे होगा? जो युवाओं की खून की नसों के अंदर जो नशा पनप रहा है उसको निकालना कैसे बीजेपी के लिए चुनौती नहीं रहेगा क्या? कैसे कर पाओगे आप? आज युवाओं को जो नशा दे रहे हैं, वो लोग राजनीतिक लोग ही दे रहे हैं और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए दे रहे हैं, क्योंकि हर नेता को जयकारे लगाने के लिए लड़के चाहिए। आपने देखा कि बहरोड में जो नशा पनपा है, वो पिछले 4.5 सालों में पनपा है। पिछले 4 सालों से जो बहरोड क्षेत्र की स्थिति बनी है, वो बेहद चिंताजनक बनी है। आज की वर्तमान स्थितियों की मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ नशे में सूखा नशा आ चुका है और जो सूखा नशा हमारे युवाओं में आया है, उससे पूरे क्षेत्र में चिंताजनक स्थितियां बनी हुई है। हर व्यक्ति, आम व्यक्ति इस चीज से आहत है। हर व्यक्ति इसीलिए आक्रोश में है कि ये नेता लोग तो चले जाएंगे, लेकिन क्षेत्र के ये बच्चे यहीं रहेंगे और जो आज महंगे शौक इन बच्चों में डाले गए हैं, अगर इन शौक को आगे पूरा करने के लिए ये लोग पैसा नहीं देंगे तो निश्चित रूप से वो बच्चे अपराध करेंगे, चोरी में जाएंगे, मारपीट में जाएंगे, मर्डर में जाएंगे और आज भी अपने इसी टसन को पूरा करने के लिए लगातार मर्डर कर रहे हैं। तो चुनौती रहेगी, लेकिन मैं ये कहती हूँ जब जनता के पास मत का अधिकार है, लोकतंत्र में नेता जनता बनाती है और जनता आज उस पीड़ा, उस दर्द को भुगत रही है, तो आने वाले समय में जब किसी अच्छे व्यक्ति को पार्टी टिकट देती है, तो जनता उसकी आवाज बनेगी, ये चुनाव जनता लड़ेगी, क्योंकि दर्द, पीड़ा, तकलीफ चाहे आपके युवा नशे की हो, चाहे आपके हमारे यहाँ पे अपराध की हो, चाहे हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की हो, चाहे हमारे शिक्षा सामाजिक व्यवस्थाओं में बिजली पानी की व्यवस्थाओं में जो बेहाल अवस्था में बहरोड है, उससे आम जनता आहत है। हमारा व्यापारी अपने आप को रंगदारी के कारण ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हमारा कर्मचारी दबाव के कारण अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हर व्यक्ति भय में है। इसलिए आम जनता ये चुनाव लड़ेगी और इन सारी चीजों से मुक्ति पाने के लिए जनता का चुनाव है और जनता जनप्रतिनिधि चुनेगी। अभी आपने भ्रष्टाचार की बात की और आप आवाज भी उठाते, रैलियां करते,
भ्रष्टाचार के सबूत है क्या विधायक के खिलाफ? सबूत तो कोर्ट निर्णय करेगा कि क्या एविडेंस मिले हैं। लेकिन हाल ही में एक मुद्दा उठा था शिक्षा के क्षेत्र में कि जिन सरकारी स्कूलों में बैट और बल्ले बांटे गए, वो 9.5 लाख रुपए के बांटे गए। 9.5 लाख रुपए का इवन वहां पे बिल है। लेकिन स्टूडेंट्स का और वहां के कर्मचारियों का या गांव वालों का कहना था कि हमारे स्कूल में मुश्किल से 50, 60, 70 हजार रुपए तक का सामान आया है और जो आया है वो भी चोरी हो गया है। तो सरकार को निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करनी चाहिए। बीजेपी ने ये मांग उठाई थी और अब ये जांच प्रक्रिया में है। अब ये तो निर्णय आने के बाद पता चलेगा। मैडम अभी आप कह रहे हो कि जांच होनी चाहिए, बीजेपी ने आवाज उठाई, सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस को समर्थन दे रखा है बलजीत यादव ने। कांग्रेस पार्टी क्यों चाहेगी उनकी सरकार के खिलाफ बलजीत यादव बगावत करे? उनकी सरकार बचाई बलजीत यादव ने देखिए, और उनके खिलाफ बोलते हुए नजर भी नहीं आए कोई कांग्रेस पार्टी के नेता। ये निश्चित रूप से सबको पता है कि विधायक कांग्रेस समर्थित विधायक हैं और इस विषय में जांच अभी सरकार कांग्रेस की है तो कांग्रेस ही करेगी। हम तो आने वाले समय में जब हमारी 3 महीने बाद में सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उनको उठाया भी जाएगा, जांच भी होगी। अभी तो विपक्ष के नाते आवाज ही उठाई जा सकती है। जांच का प्रयास तो सरकारी प्रावधान के तहत ही होता है, आप जानते हैं इसको। कहीं ये नहीं लगता कि मैडम यदि बलजीत यादव ने दोबारा निर्दलीय टाल ठोक दी और वापस से चुनावी रण क्षेत्र में यदि विजयी हो गए और आपकी पार्टी की सरकार बन गई तो भी जांच नहीं हो पाएगी इस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि समर्थन तो आपकी पार्टी को भी दे सकते हैं वो। ये बात का विषय, ये आज का विषय नहीं है। ये तो हार जीत समय तय करता है और जब समय निर्धारित करता है तो कौन व्यक्ति कहाँ जाके मिल जाता है उसके लिए मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती। ये तो बाद का विषय है। बहरौड़ कोटपुतली जिला बना दिया गया मैडम। जनता की मांग ये रही और तमाम नेता ये कहते रहे कि बहरौड़ जिला बनना चाहिए और सरकार ने कोटपुतली और बहरौड़ दोनों को जोड़ करके एक जिला का नाम दे दिया गया, कोटपुतली बहरौड़। क्या आप मानती हो कि विधायक के अनुरूप ही जिला बनाया है, जनता के अनुरूप जिला बनाया है? बहरोड और कोटपुतली जो जिला बना है वो जनता की मांग नहीं थी। जनता की मांग थी और बहुत पुरानी मांग थी। हमने मुझे याद आता है कि बहरोड कोर्ट और कचहरी के सामने, पुलिस थाने के सामने हमने आज से 13 साल पहले एक आंदोलन किया था और एक संघर्ष समिति बनी थी कि बहरोड को बनाया जाए। पिछले 13 सालों से ये मांग लगातार चलती रही है। अब भौगोलिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो कोटपुतली के साथ हमारा एडजस्टमेंट नहीं है। हम किसी भी तरह निमराना से सामंजस्य कर सकते थे, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से भी कोटपुतली का और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी, भाषा लैंग्वेज के आधार पे भी कहीं न कहीं डिफरेंस है क्योंकि एनसीआर में बहरोड आता है तो यहाँ की कनेक्टिविटी दिल्ली और हरियाणा के नज़दीक है। इसलिए तालमेल नहीं बन पा रहा है, इसीलिए लोगों में एक विरोध की आवाज़ है। मैं आपको इतना भी बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, चाहे वो बहरोड विधायक, निर्दलीय विधायक बलजीत यादव जी हो, बानसूर से शकुंतला रावत जी हो, कोटपुतली से राजेंद्र यादव जी हो, विराटनगर से हमारे गुजर साहब हो, इन सब ने मिलकर अपने आप को एक लाभ के दृष्टिकोण से कोटपुतली को चुना और उनकी सरकार थी इसलिए वो बनाने में कामयाब हो गए। मैडम जनता ये आरोप करती है कि बीजेपी के जो बहरौड़ के जो नेता है उनमें एकजुटता नजर नहीं आती, तमाम नेता एक दूसरे के विपक्ष में खड़े रहते हैं। क्या लगता है अब की बार? अभी पिछले 6 महीने पहले पूरे बहरोड में जन आक्रोश यात्रा निकली थी। वो पार्टी संगठन का कार्यक्रम था और उस संगठन के कार्यक्रम में 1 महीने की इस जन आक्रोश यात्रा में भाजपा का प्रत्येक व्यक्ति साथ था। 1 महीने पहले पूरे बहरोड में राजस्थान की 200 की 200 विधानसभाओं में नहीं सहेगा राजस्थान एक अभियान आया था जिसमें कांग्रेस के जंगलराज, कुशासन और भ्रष्टाचार के मुद्दे हमने उठाए थे। उसमें बहरोड का प्रत्येक नेता भाजपा का एक साथ था। ऐसा नहीं है एकजुट नहीं है। अब संगठनात्मक रूप से जब पार्टी मैडम अक्सर ये देखने में आता है आप रैली का आयोजन आप अलग करती हो, डॉक्टर सानू यादव अलग करती है, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता चाहे डॉक्टर जसवंत हो वो अलग करते हैं। कहीं ना कहीं खेमा नजर आता है कि राजनीति के अंदर की अलग अलग बट सी गई है बीजेपी। संगठनात्मक रूप से पार्टी के कार्यक्रमों में सब में एकजुटता है। लोकतंत्र में और हर विधानसभा में हर दावेदार को अपना अधिकार है। वो अपनी ताकत भी दिखाए, अपनी रैलियां भी करे
और जनता के बीच में जो अपना एजेंडा तय किया है वो बात भी रखे। तो ये कोई खास विषय नहीं है कि व्यक्तिगत कर रहे हैं तो अलग हैं। हाँ, जो अनैतिक टीका टिप्पणी और अनैतिक भाषाएं जो इस्तेमाल हो रही है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ कि राजनीति और सत्ता प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी गलत साधन का या कहीं पे भी अनुचित भाषा प्रयोग करने का ना अधिकार है और ना ही करना चाहिए। राजनीति में भी अपने मॉरल होने चाहिए, राजनीति के भी अपने सिद्धांत होने चाहिए। मैं वहां आपकी बात से सहमत हूँ। और लोकतंत्र में आप ये कहें कि सभी एक ही रैली करें, ये तो संभव नहीं है। पार्टी की तरफ से तो एकजुट होके कर सकते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल सकते थे तमाम बीजेपी की कार्यकर्ता और बहरौड़ की राजनीति के तो बड़े दिग्गज कार्यकर्ता हैं, बड़े-बड़े नेता हैं। या क्या कहीं ना डर था कि बलजीत यादव के खिलाफ एकजुटता नजर नहीं आई? बलजीत यादव का डर तो नहीं था बीजेपी कार्यकर्ताओं को, इसलिए तमाम ने अलग-अलग कर लिया। मैंने आपको अभी बताया 6 महीने पहले का कार्यक्रम और 1 महीने पहले का कार्यक्रम, ये दोनों सामूहिक कार्यक्रम हुए थे और हमारी स्थानीय जितनी समस्याएँ थी, चाहे वो जनता की समस्याएँ हों या विधायक के अगेंस्ट कोई भी मुद्दा हो, सबने मिलके उठाया था। और बात मैं करूँ ये भ्रष्टाचार वाला मुद्दा, इसको लेके भी नीमराना में भी आक्रोश व्यक्त हुआ था, बहरोड में भी आक्रोश व्यक्त हुआ था, पैदल मार्च भी निकाला गया था। तो जब आवश्यकता पड़ती है, जब सामूहिकता भी नज़र आती है और उसके बाद जब जिसको व्यक्तिगत लगता है कि मुझे करना चाहिए, वो भी कर रहे हैं। मैम, अभी आपने कुछ दिनों पहले भी बताया कि बीजेपी ने एक नहीं सहेगा राजस्थान में कार्यक्रम चलाया। क्या क्या नहीं सहेगा राजस्थान में? राजस्थान में पूर्ण रूप से जंगल राज है, भ्रष्टाचार है और कुशासन है। राजस्थान के अराजकता के माहौल से राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। पेपर लीक और भ्रष्टाचार की घटनाओं ने हमारे युवाओं के मनोबल को तोड़ दिया है। हमारी बहन बेटियों के साथ लगातार जो दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, उससे हमारी मातृशक्ति का अपमान और जो इस जंगल राज में आप कहीं का उदाहरण उठा लीजिए। आप और हम अलवर के इस बहरोड विधानसभा में बैठे हैं। पूरे राजस्थान में महिला अत्याचार में अलवर नंबर 1 की स्थिति पे है। इसके साथ आज किसानों से इस सरकार ने वादा किया था जब सरकार बनी थी उस समय, उससे पूर्व में वादा किया था, राहुल गांधी जी ने वादा किया था कि हमारी सरकार आते ही हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आज तक किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है। बिजली की बार-बार दरें बढ़ी हैं। बिजली की बढ़ती हुई दरों के कारण किसान टूट चुका है। आज तक जब भी हमारे यहाँ फसल खराबा हुआ, गिरदावरी रिपोर्ट तक बनी, लेकिन किसी किसान को मुआवजा नहीं मिला है। हमारे यहाँ पे युवाओं से इन्होंने कहा था कि 3500 रुपए आपको रोजगार भत्ता देंगे। आज तक किसी युवा को रोजगार भत्ता नहीं मिला। कोरोना की दुहाई देते-देते हमारी बिजली, पानी, सड़कों की व्यवस्थाओं को ये लोग निगल चुके हैं। तो हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह अराजकता है, हर जगह राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति कह रहा है कि अब नहीं सहेगा राजस्थान, हमें ये कांग्रेस सरकार नहीं चाहिए। मैडम, अभी आपने महिला अत्याचार की बात की कि राजस्थान में बड़े स्तर के ऊपर महिलाओं के साथ में अत्याचार होते हैं और जिस तरह के कारनामे सामने आते हैं, दिल दहलाने वाली घटना, ऐसी घटनाएं तो बीजेपी शासित राज्यों में भी होती है। फिर उसको किसको जिम्मेदार मानेंगे? क्या पार्टी वहां पे आपकी सत्ता में भी थी और वहां पे भी इस तरह की निंदनीय घटना देखने को मिली, फिर किसे जिम्मेदार माने? ये दोनों ही पार्टियां महिला सुरक्षा को लेकर के खामोश है। ऐसा नहीं है। आप रिकॉर्डेड उठाइए। आज राजस्थान में जो महिला अत्याचार है, पूरे भारत देश में राजस्थान नंबर 1 की स्थिति पे है और राजस्थान में अलवर जिला नंबर 1 की स्थिति पे है। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ, अपराध और महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 की स्थिति पे है। मैडम, ये तो ठीक है, आपकी बात हुई कि आपने राजस्थान में नंबर 1 गिना दिया, लेकिन आपके शासित राज्यों में जिस तरह के साथ महिलाओं के साथ में अनिंदनीय घटना हुई, दिल दहलाने वाली घटना हुई, उसमें आप किसे जिम्मेदार मानती हो? सीधा सा सवाल है कि दोनों ही पार्टियां महिला सुरक्षा को लेकर के खामोश नजर आती हुई नजर आ रही है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसके राजनीतिक कार्य से पहले समाज के लिए खड़ा होने का एक ध्येय होता है। और जब हमारी मातृशक्ति के साथ कहीं पे भी ऐसी घटना होती है, तो मैं ये नहीं कहती कांग्रेस, अगर भाजपा के भी किसी स्टेट में होता है, तो भाजपा के भी जो जनप्रतिनिधि वहाँ के हों या जो गवर्नमेंट हो, वो बात उठाएगी, मुद्दा भी उठाएगी और उठा भी रही है। आप ऐसा मत कहिए कि नहीं उठा रही है। बात कहीं संवेदनशील मुद्दा है, तो जनता को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के मुद्दों को लेकर जिस तरह से जो अराजकता का माहौल बना है, वो किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है।
मैं ऐसा नहीं कहती कि राजस्थान में ही है, अगर किसी दूसरी जगह भी है तो वो आम जनता को भी, मीडिया को भी, आप भी तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप भी तो उठाइए मजबूती से इन मुद्दों को। देखिए मीडिया तो उठाती है उन तमाम मुद्दों को, चाहे बीजेपी शासित राज्य हो चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि राजस्थान में भाजपा नहीं उठाएगी? राजस्थान में अराजकता का माहौल है, इसलिए यहाँ की जो भी हमारी सक्रिय महिलाएं हैं, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे धार्मिक या गृहिणी हो, हर माता बहन जो प्रताड़ित है वो इस मुद्दे को उठा रही है। किसी अदर स्टेट में भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो मुद्दे उठने चाहिए। मातृशक्ति को सुरक्षा देना, बहन बेटियों को सुरक्षा देना हमारे कानूनी प्रावधान के तहत बहुत जरूरी है और एक सभ्य समाज के लिए बहुत आवश्यक है कि मातृशक्ति को सुरक्षा दी जाए। अगर आने वाले समय में सरकार इस पे चिंतन नहीं करेंगे तो सभ्य समाज में भयावह स्थितियां होंगी और इन भयावह स्थितियों में जब ये घटनाएं बढ़ेंगी और आम जनता के घर परिवारों में जब इस तरह की घटनाएं होने लगेंगी तो आप और हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे, आम जनता आवाज उठाएगी और जब जिस दिन आम जनता सड़कों पे आ जाएगी तो सरकारें अपने आप झुक जाएंगी। मैम एक अंतिम सवाल आपसे चलते चलते, आप एक महिला है और दावेदारी भी पेश कर रही है बीजेपी से, यदि कहीं जनता ने आपके ऊपर भरोसा जता दिया तो एक महिला होने के नाते महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या एक्ट बनवाने का प्रयास करेंगे? सबसे पहला प्रयास ये होगा कि सामाजिक व्यवस्थाओं को और महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए हमारी कानून व्यवस्था को हमें मजबूत करना होगा। और रही बात आज 2 महीने से 2 साल से 10, 20, 30 साल तक की हर बेटी के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं को कहीं स्थान नहीं है। हमारी नाबालिग बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे दोषियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं समाज में हम कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास कर पाएँगे। मैं भी करूँगी। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम वहाँ भी काम करेंगे। प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए भी काम करेंगे क्योंकि आम जनता का हर काम प्रशासनिक डिपार्टमेंट से होता है। प्रशासनिक डिपार्टमेंट में जब कर्मचारी अच्छे से काम करता है और आम जनता के लिए वो सुविधाजनक होता है तो लाभ आम जनता को मिलता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जब मजबूत होती हैं तो वो लाभ भी आम जनता को मिलता है। बिजली, पानी, सड़क के लिए जब काम होता है तो वो लाभ भी आम जनता को मिलता है। जनप्रतिनिधि कभी किसी का घर नहीं चलाता है। जनप्रतिनिधि ये ही सार्वजनिक कार्य करता है और इन सार्वजनिक कार्यों के प्रति अगर वो अपने कर्तव्य का बोध करते हुए जनता के लिए आगे बढ़े तो निश्चित रूप से लाभ भी जनता को ही मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमसे जुड़ने का। तो ये थी हमारे साथ में डॉक्टर नीलम यादव जो कि बहरोड विधानसभा से बीजेपी की दावेदारी लगा रही है। तो आने वाले वक्त बताएगा कि जनता किसके ऊपर भरोसा जताती है और पार्टी किन दावेदारों को सत्ता के लिए खड़ा करती है। लगातार आप देखते रहिए वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा। फिर होगी मुलाकात नए क्षेत्र में नए लोगों के साथ, बने रहे हमारे साथ।